वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे न्यू मॉडल पेपर के बारे में। 2024 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, मध्यकालीन इतिहास अगर आपका सब्जेक्ट है और चौथे सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं तो आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। 1857 से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको जानना है। और ये सिलेबस सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी विश्वविद्यालयों में आपको जो है हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ना है, ठीक है। तो वो मैं चर्चा करूंगा, उसका भी मॉडल पेपर मैं जल्द ही दे दूंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। अधिकतर विश्वविद्यालयों में वही सिलेबस है आपका, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ये वाला सिलेबस है। तो मैंने सोचा कि कुछ एक आध दो विश्वविद्यालय के और ये सिलेबस आपका पड़ेगा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ये सिलेबस भी देख लीजिएगा। बाकी कुछ विश्वविद्यालयों में क्या है, ये सिलेबस थर्ड सेमेस्टर में दिया हुआ है, ठीक है, या एक प्रकार से फिफ्थ सेमेस्टर में किसी किसी में दिया हुआ है। तो आप ये देखेंगे आपको जो दिया गया है। अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं 1857 से लेकर के 1950 तक, यानी कि 1857 का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी 1857 की क्रांति के बाद से लेकर के जब तक भारत देश अपना आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है, पढ़ना है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। बी चौथे सेमेस्टर में, पाँचवें सेमेस्टर में, छठवें सेमेस्टर में या तृतीय सेमेस्टर में, आप किसी सेमेस्टर में हैं, आपको ये इतिहास पढ़ना तो आपके लिए ही है। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले अब की बार। देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था ये 1877 ईस्वी में किया गया था। और 1877 ईस्वी में जब ये आयोजन किया गया था तो इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था, भारत की सामग्री मतलब की शर्मागी बनाया गया था। आपको बता दो, द्वितीय जो दिल्ली दरबार हुआ था वो हुआ था 1903 ईस्वी में। और लास्ट यानी कि तृतीय जो दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था वो किया गया था 1911 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ है। एक बार 1877 में यानी पहली बार, दूसरी बार 1903 में और तीसरी बार 1911 में। क्लियर। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था ये पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1878 में, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न मतलब किस वायसराय ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुई थी। आपको बता दूं 8 जनवरी 1877 ईस्वी को एक प्रकार से मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना होती है। बाद में इसी मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का नाम बदल करके 1920 में आप देखते हैं, या 1920 तक आते आते इसका नाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता है। सर सैयद अहमद खां इसके जो है कुलपति होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश नरी उम्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। बताइएगा कौन सा था? उसका नाम था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया? लागू किसने किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के समय में लागू हुआ था 1878 में। लेकिन ये समाप्त कब हुआ? ये समाप्त हुआ 1882 में, ठीक है। 1882 की बात करें तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया किसने? लॉर्ड रिपन ने। रिपन और लिटन दोनों में अंतर है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखें, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष किस वायसराय ने करी? तो ये किसने करी थी? लॉर्ड रिपन ने करी थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात की है तो 1880 से लेकर के 1884 तक जो शासनकाल रहा है ये लॉर्ड रिपन का रहा है। लॉर्ड लिटन की बात करें तो 1876 से लेकर के 1880 तक का जो समय काल रहा है ये लॉर्ड लिटन का समय काल रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। लॉर्ड लिटन जो हैं इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था 1878 में, और इसी वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त किया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। इसी प्रकार से सिविल सेवा में प्रवेश की जो आयु थी 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था किसने? लॉर्ड लिटन ने किया था, ठीक है। लेकिन उसी आयु को 19 वर्ष से फिर से बढ़ा करके 21 वर्ष करने वाला जो व्यक्ति है वो लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो प्रश्न पूछा गया 19 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई, तो लॉर्ड रिपन ने बढ़ाई थी और लॉर्ड लिटन ने घटाई थी। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के समय में कराई गई? बताइएगा।
भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो किस वायसराय के समय में कराई गई थी? तो वो वायसराय था लॉर्ड रिपन। उसका क्या नाम है? लॉर्ड रिपन। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में होती है। अगर आपसे ये पूछता कि पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई है, तो पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। किसके समय काल में? लॉर्ड मियो के समय काल में। उस समय लॉर्ड मियो का शासन था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 72 से 76 तक। क्लियर? कौन था उस समय? लॉर्ड मियो था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में लॉर्ड मियो के बाद में लॉर्ड जो है लिटन का शासन काल आता है। लिटन के बाद में फिर रिपन का शासन काल आता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहली जनगणना की पूछेगा 1872। आपसे पूछेगा नियमित, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत पहली कब हुई? तो वो 1881 से हुई, लॉर्ड रिपन के शासन काल में। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपन के शासनकाल से शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? आधुनिक भारत में प्रथम जनगणना जो हुई 1872 में हुई। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि प्रथम जनगणना की बात करेगा तो आप लगाएंगे क्या? लॉर्ड, अच्छा किसके काल में हुई आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? लॉर्ड मियो के काल में हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब बना? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में बना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय का कार्यकाल में बना? बताएं। प्रथम कारखाना अधिनियम जो बना ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। ओके, चलिए। प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ? बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बंगाल का विभाजन जो हुआ है 1905 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1905 में। 16 अक्टूबर की डेट थी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन हुआ बंगाल का। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, बंगाल विभाजन को कब प्रभाव में लाया गया? बंगाल विभाजन को कब प्रभाव में लाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल मतलब कि ये विभाजन को प्रभाव में लाया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बंगाल विभाजन भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? भारत में बंगाल विभाजन की अगर बात करें, बंगाल विभाजन भारत में जो किया था उस समय शासनकाल था किसका? लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत विभाजन के खिलाफ खड़ा था? बताएं। तो कौन खड़ा था? बिपिन चंद्र पाल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब घोषित किया गया? स्वदेशी आंदोलन घोषित किया गया था 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस सभी प्रश्नों को आप रट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये सब स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। गरम दल के प्रमुख नेता हैं लाल बाल पाल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई है। ठीक है, और ढाका में इसकी स्थापना हुई है मुस्लिम लीग की। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में। ठीक है, और समी मुल्ला जो है, नवाब समी मुल्ला के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? बहुत सारे लोगों को लगता है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो हैं यही थे मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो शामिल हुए हैं 1906 ईस्वी में उसकी स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। उसके 7 सालों के बाद में, ठीक है, 7 सालों के बाद में यानी 1913 ईस्वी में आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा का परिणाम था? बताएं। स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा का परिणाम था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बंगाल का महान अकाल कब पड़ा था? बंगाल में जो सबसे बड़ा अकाल पड़ा है वो पड़ा था 1943 में। 1943-44 का समय था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और आपको बता दूं कि ये अकाल जो है ये एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध भी इस दौरान चल रहा था। लगभग यहाँ से भारत में जो बंगाल में अकाल पड़ा था इसमें लगभग 30 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे अकाल से। 30 लाख लोग मर गए थे, सोचो बहुत बड़ा अकाल था ये। अगला प्रश्न है, राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया? राजगोपालाचारी फार्मूला जो आया था ये 10 जुलाई 1944 को आया था। ध्यान रखिए कब आया? 10 जुलाई 1944। ऑप्शन नंबर बी में दिया 1944 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था भैया?
शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। ओके, और ये चला कब तक था? 14 जुलाई तक चला था। 14 जुलाई 1945 तक चला था, ये बात ध्यान रखेंगे। शुरू कब हुआ था? 24 जून 1945 को शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। ओके, कौन? शिमला सम्मेलन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। श्रम की स्थिति में सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? तो पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था। ये प्रश्न तो मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही जबरदस्त हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे सभी लोग और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा साथ ही साथ। प्रश्न है, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस खेती को हम लोग ट्रक खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरकों में क्रांति का संबंध जो है यूसर रंग से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर। हरित क्रांति किसके जो है आवर्तन में सफल रही है? हरित क्रांति किसके आवर्तन में सबसे सफल रही है? गेहूं और चावल के लिए सबसे सफल रही है हरित क्रांति। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, पूंजीवादी खेती प्रारंभ हुई है, औद्योगिक विकास भी हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी प्रभाव जो है सकारात्मक है हरित क्रांति के। अगला प्रश्न, काट और दाह यानी काटो और जलाओ एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की कृषि है और स्थानांतरणशील कृषि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस सिंचाई अभ्यास में अधिकतम जल संरक्षण होता है? बताएं, किस सिंचाई अभ्यास में अधिकतम जल संरक्षण होता है? तो बूंद सिंचाई में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दूसरा है अपना भारत, पहला है ब्राजील, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका चाइना आता है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? ब्राजील फर्स्ट नंबर पर है, भारत सेकंड नंबर पर है और चाइना तीसरे नंबर पर है गन्ना उत्पादन के मामलों में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन सी नहीं भैया? राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, निवेश विधि। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निवेश विधि नहीं है। मूल्य वर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये सब राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां हैं, जबकि निवेश विधि कोई विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन की पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति मैट्रिक्स पद्धति नहीं है, बाकी आय पद्धति, उत्पाद पद्धति और व्यय पद्धति है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास जो है वो निवल राष्ट्रीय उत्पादन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में निम्न में से कौन वाणिज्यिक फसल है? गन्ना, जूट, तंबाकू, ये तीनों जो है वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताएं, कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है भैया? तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है, ठीक है, दालों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल की अगर बात करें तो भारत में पहली रेल जो चली थी वो बोरी बंदर यानी मुंबई में पड़ता है एक स्थान बोरी बंदर, वहाँ से लेकर के थाने के बीच में चली थी। ठीक है, और भारत में पहली रेल जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 35 किलोमीटर चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली? इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि बिजली से चलने वाली। ठीक है, तो भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन चली थी वो 3 फरवरी 1925 को चली थी। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर होगा, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेल दिवस मतलब कि कब मनाया जाता है? रेल दिवस जो है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भारत में चली पहली रेल द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो भारत में चली पहली रेल के द्वारा 34 या 35 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1950-51 में। तो 1951 या 50 मिलेगा, दोनों में से कोई तो लगा दीजिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स को अंग्रेजी में बोलते हैं डीएलडब्ल्यू। डीएलडब्ल्यू मड़वा डी, अगर आप जो है कहीं कैंट पर जाएंगे आप, जो है सेंट्रल मतलब कैंट जो एक प्रकार से रेलवे स्टेशन है या बस अड्डा, कभी आप बनारस जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है जो टेम्पू वाले होंगे, ऑटो वाले, वो बोलेंगे आपसे कि डीएलडब्ल्यू मड़वा डी, ऐसे बोलेंगे कि वहाँ पर जाना है। तो डीएलडब्ल्यू वही डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वहीं पर है जहाँ पर वो जो है ऑटो वाले बोलते हैं। अब वो शार्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएलडब्ल्यू डीएलडब्ल्यू। तो डीएलडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 1964 में 3 जनवरी को इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की पहली मोनो रेल कहाँ चली? भारत की पहली मोनो रेल जो चली थी वो 1 फरवरी को चली थी, मुंबई में चली थी। ये बात ध्यान है, कहाँ पर चली थी? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे संग्रहालय जो है नई दिल्ली में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उरे यानी उत्तरी मतलब उत्तरी रेलवे या उत्तर रेलवे की स्थापना कब हुई? उत्तर रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, भारतीय रेलवे को कितने डिवीजन में बांटा गया है? वैसे तो भारतीय रेलवे को पहले 16 डिवीजन में बांटा गया था, फिर उसके बाद में 18 हुआ, फिर वर्तमान में मिला कि भाई उसको जो है लगभग 19 जोन में बांटा गया है। तो ये तो हो गया जोन। डिवीजन की बात करें तो पहले कुछ कम डिवीजन थे, वर्तमान मतलब कि इस समय अगर क्वेश्चन में देखें तो 67 डिवीजन है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है। कहीं गूगल वगैरह पर आपको 73 डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 73 डिवीजन या 19 जून या 18 जून 17 जून कुछ भी मिलेगा तो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, रेलवे का हेल्पलाइन कौन सा है? रेलवे का हेल्पलाइन कौन सा है? 139 ये रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1905 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, भारत में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? भारत में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1988 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवन रेखा एक्सप्रेस यानी लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ की गई थी? ये 16 जुलाई 1991 में आरंभ की गई थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। दुनिया की पहली चलती फिरती मेडिकल ट्रेन है ये जीवन रेखा एक्सप्रेस। इसका नाम इसलिए है चूंकि ये दुनिया की सबसे पहली चलती फिरती मेडिकल ट्रेन के रूप में जानी जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ पर चली थी? इंग्लैंड में चली थी। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम एसी गाड़ी की शुरुआत कब हुई? 1936 में सबसे पहले भारत में एसी की शुरुआत हुई। रेलवे सुरक्षा बल जिसको आरपीएफ बोलते हैं। ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स, इसका गठन कब हुआ था? 1842 में हुआ था। ओके, ऐसे प्रश्न आपसे। अच्छा ये बताइए, भारत में प्रथम विद्युत रेल इंजन का निर्माण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ऐसे और भी प्रश्न आपसे कई पूछे जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश करी थी कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग की बात की है 1964 से लेकर के 1966 का समयकाल रहा कोठारी आयोग का। इस समय में मतलब जिन्होंने सुझाव दिया था। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? 6वीं में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में 1969 में हुई थी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, सबसे पहले शुरुआत। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसको दिया था होरोल्ट विल्सन ने। किसने दिया था? होरोल्ट विल्सन ने दिया था। मिल्टन केला नामक मतलब मिल्टन केना नामक स्थान पर जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो स्थापित है अन्नामलाई में स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ओके, इग्नू जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसी का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी। इग्नू,
इग्नू नेशनल, ठीक है, इग्नू का फुल फॉर्म मतलब यही है, इग्नू यही होती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? फटाफट से आप बताएंगे। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए, प्रश्न आ चुका है, संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया है? बताएं, फटाफट से बताएंगे। संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, यही प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? बताइएगा, किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? कितने वर्षों का होता था गवर्नर जनरल का कार्यकाल भैया? गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रावधान के क्षेत्र में क्या किया गया? विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और मार्ले मिंटो 1909 के अधिनियम को बोला जाता है। अगला प्रश्न, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकार को शक्तिशाली बनाया गया था। बिल्कुल, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत भारत में ब्रिटिश शासन के तहत गवर्नर जनरल किसके लिए जिम्मेदार था? तो भारत में ब्रिटिश शासन के तहत गवर्नर जनरल जो था, वो राज्य सचिव जो होता था उसके लिए जिम्मेदार हुआ करता था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो अधिनियम था उससे रिलेटेड है, और 1919 का जो अधिनियम है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में किस अधिनियम के तहत चुनाव शुरू किया गया था? तो ये चुनाव शुरू किया गया था 1909 के, बिल्कुल 1909 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा आप सभी लोग, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे और मैंने सोचा कि आपको तीव्र गति से सारी चीज़ें समझा दी जाए, बता दी जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा और मैं और भी अच्छा काम कर पाऊंगा। और अगला सिलेबस आपका जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। वो वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आएगा, और 2023 में जो क्वेश्चन पेपर और वो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं ऑलरेडी, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? लगभग 76% जो है पुरुषों की साक्षरता है भारत में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। 1815 में हुआ क्या था कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद में 1828 में उसी आत्मीय सभा का नाम बदल करके ब्रह्म समाज रखा गया, और 1828 में मुख्य रूप से 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी जाती है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, दिसंबर 1829। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 ईस्वी को। 1897 ईस्वी यहाँ पर नहीं दिया तो 96 ही लगा सकते हैं आप, 97 इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भारत में दास प्रथा को दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? बताइएगा। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में दास प्रथा को भारत से अवैध घोषित किया गया भारत में।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ सकता है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ 1925 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो बनी थी 1917 में बनी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में अस्थाई मतलब कि सॉरी अस्थाई बोल रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? यहाँ पर जो है स्वामी कर लेंगे, ठीक है, ये गलत हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट है। स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था, बताइएगा सभी लोग। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में 11 सितंबर की डेट थी, उस दिन भाग लिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? वो थे शिवदयाल साहेब। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, सन 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी 1815 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आत्मीय सभा 1828 में जाकर के जो है ब्रह्म समाज बन जाता है। आगे देखेंगे, जैन को कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को रोकने का कानून बनाया कब? 1829 में बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपसे पूछा जा सकता है सती प्रथा का जब अंत हुआ 1829 में तो किस उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था, बताइएगा। तो ऑपरेशन पोलो जो है चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 सितंबर 1948 को ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सरदार पटेल को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया? सरदार पटेल जी को 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 1991 में मरणोपरांत उनको जो है मिला था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब बनाया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1931 में। 1931 में अधिवेशन था कराची अधिवेशन, ठीक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासती शक्ति किस वर्ष प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रियासती शक्ति प्राप्त करी थी 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कब कंपनी ने बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करी थी? तो बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करी थी 1765 में। यहाँ पर सब में 17 कर लीजिएगा, 1765 है, ठीक है, 1900 नहीं, 1765। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री मतलब गृह मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू पहले जो है प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? एक नादियाद जिला पड़ता है गुजरात जिले में, मतलब गुजरात राज्य में नादियाद नाम का जिला है, उसी नादियाद नाम के जिले में इनका जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का 13 अक्टूबर 1875 ईस्वी को। ओके, आगे देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुजरात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम था झवर भाई पटेल और इनकी माताजी का नाम था लाडबा बेन, और इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, खेड़ा संघर्ष कब हुआ था? खेड़ा संघर्ष कब हुआ था भैया? खेड़ा संघर्ष जो था ये 1918 में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और ये खेड़ा आंदोलन या खेड़ा संघर्ष जो है गुजरात से संबंधित है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बारदौली यानी यहाँ पर बात कर लेंगे, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ?
बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ है जून 1928 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक शासन किया। अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक शासन किया भैया? तो अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक शासन किया? 190 या 200 साल, लगभग कम से कम 200 साल या 190 साल शासन किया। 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से वीडियोस मैं और देता रहूँगा। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके समक्ष आएगा, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।